चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को एक नया वीडियो बताएंगे एक नए टॉपिक के साथ। चूंकि कल के क्लास में हम आप लोग को बताए थे सेल है क्या, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है, ये बात आप लोग को अब समझ में आ गई। यदि आपसे पूछे कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं तो ये बात अब आप लोग को समझ में आ गई कि सेल के अंदर जो करंट प्रवाहित होता है दोस्तों, वह करंट को रोकने के लिए दो प्रतिरोध होता है। एक तो बाह्य प्रतिरोध होता है, एक तो आंतरिक प्रतिरोध होता है। और वह जो विद्युत वाहक बल होता है, यह बल दोनों प्रतिरोधों से लड़ता है दोस्तों। यह दोनों प्रतिरोधों से लड़कर करंट को पास करवाता है। यदि यह बल नहीं रहे या यह बल कमजोर पड़ जाए तो ये जान लीजिए दोस्तों कि किसी भी सेल में, कोई भी सेल हो, उसमें करंट का प्रवाह लंबे समय तक नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात आप बताइए दोस्तों, आप लोग जितने भी विद्यार्थी लोग इन्वर्टर मतलब कि इन्वर्टर जिनके घर में होगा, या जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो उनमें से लगभग हमको लगता है 90% के घर में इन्वर्टर बैटरी होता ही है। घर में नहीं है तो दुकानों में होगा, कहीं भी आप जरूर देखे होंगे, कोचिंगों में आप देखे होंगे, इंस्टीट्यूट में आप देखे होंगे। तो वहां एक खासियत देखे होंगे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप इन्वर्टर ऑन किए, आप समझिएगा इस बात को, आप गए, लाइन कट गया और जैसे आप इन्वर्टर ऑन करने गए, इन्वर्टर ऑन किए 10 मिनट तक लाइन ठीक ठाक हुआ है ना, और उसके बाद क्या हुआ, इन्वर्टर सायरन देना शुरू कर दिया, मतलब उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ऐसा हो जाता है दोस्तों, है ना। अब आप सोच रहे हैं भाई अभी तो बैटरी का गारंटी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 6 महीना साल भर हुआ ही है, फिर ऐसा क्या हो गया, हमारा बैटरी भी नया है, इन्वर्टर भी नया है, ऐसा क्या हो गया कि हमारा बैटरी अभी दिन भर चार्ज किए हैं फिर भी ऐसा हो गया है ना, 5 मिनट यूज हुए हैं कि सायरन देना शुरू, आखिर ऐसा क्या हो गया होगा दोस्तों। अब आप भी सोचिए, ऐसा नहीं कि आप मेरे आंसर के ऊपर डिपेंड है, उतना दिमाग आपके पास है, आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हो गया होगा इन्वर्टर में। आप जाकर के इन्वर्टर को चेक करते हैं तो देखते हैं भाई वहां बैटरी लो दिखा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपका बैटरी लो हो गया। तो ज्यादा आपको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, आप जितना साइंस पढ़े हैं उतने में आप एक आंसर दे सकते हैं। जानते हो क्या, आप क्या काम किए कि जहां तार ज्वाइंट रहता है, जो तार आप बैटरी में आप जोड़े रहते हैं, इन्वर्टर से एक तार आता है, 2 तार, है ना, वो दोनों तार को आप बैटरी में जोड़ते हैं। तो जो 2 तार आप बैटरी में जोड़ते हैं, आप उस पर क्या करते हैं, कुछ रगड़ देते हैं, ठीक ना। कई बार होता है वो लूज हो जाता है, या उस पर जंग लग जाता है, या कई प्रकार का केमिकल लग जाता है, आप उसको रगड़ दिए। रगड़ते ही क्या हुआ दोस्तों, जैसे आप रगड़े थोड़ा उसको साफ कर दिया, कई बार देखे होंगे या खुद किए भी होंगे, जैसे ही साफ किए, साफ करते ही दोस्तों फिर से चार्ज होने के बाद जब आप देखिएगा, इस बार आपका लंबा समय तक आपका बैटरी यूज हुआ है। इसका मतलब कि आखिर अंदर से करंट बाहर जा रहा था, लेकिन चूंकि हुआ क्या कि बैटरी से जो करंट निकल रहा था, निकलते समय ही उसे बहुत ज्यादा प्रतिरोध, वो जो कार्बन लग गया, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि जंग लग गया या कार्बन लग गया या क्या बोलते हैं गंदगी लग गया, तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध है जो उस करंट के प्रवाह को रोक रहा था दोस्तों, है ना। आप जैसे ही साफ कर दिए, वो करंट रुका नहीं, वो सीधा फ्लो होते चला गया दोस्तों, है ना। तो ये खासियत होती है खास तौर पे, जिससे आप कई बार आप देखे होंगे। इसका हम एक और छोटा एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। आज आप लोग 95% स्टूडेंट आज मोबाइल यूज करता है दोस्तों, ये तो आपको पता है। चाहे छोटा वाला सेट यूज करें या जो जिस मोबाइल से आप लोग अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं, उस मोबाइल को आप यूज करते हो, ठीक ना। अब तो मोबाइल में ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप बैटरी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी आप छोटा वाला जो आप मोबाइल देखिए, छोटा वाले मोबाइल में जैसे नोकिया का जो सेट आता था या सैमसंग का छोटा वाला सेट, जिससे आप बैटरी निकाल सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं, ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, फिर भी आप जानिए और समझिए, छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए आपके। ये मान लीजिए कि एक मोबाइल का बैटरी है दोस्तों, ठीक ना। आप समझिएगा, इस चीज को आप समझिएगा, ये मोबाइल का बैटरी है। अब देखिए, ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, मेरे हिसाब से दिखाई पड़ रहा है ना, ये आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, गौर से आप लोग देखिए। ये जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये आप समझ में आ रहा है क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड,
क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड, ये प्लेट है। जानते हो हम लोग जो बैटरी बनाते हैं, बैटरी में ये प्लेट देते हैं ना बाबू। समझिए हम क्या बोले, ये चैप्टर रटने का नहीं है, ये चैप्टर खत्म करने के लिए नहीं है कि हाँ पढ़ा लिए सर जी खत्म हो, नहीं, समझने का है। और समझने के लिए चाहे आप 5 मिनट में समझो या 5 घंटे में समझो, समझना तो पड़ेगा दोस्तों, है ना। और जितनी आसानी समझो, बस थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सब लोग को ये पता है ये सेल है, ये प्लस है ये माइनस है। कोई पूछे ये सब दो है क्या, ये प्लस माइनस ऑफ सिंबल दी है, ये है क्या, तो प्लेट है। इस प्लेट का नाम क्या है, इस प्लेट का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इस बैटरी में, आप इस बैटरी को देखें, यहां पर 3 प्लेट है, एक प्लस होता है, एक माइनस है और एक न्यूट्रल है ना। ऐसा नहीं कि इसमें आगे वाला प्लस होगा इधर माइनस होगा। हाँ आप देख सकते हैं सिंबल में, आपको यदि दिखाई पड़ रहा होगा या आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं कि यहां जो देखिए यहां पर एक प्लस का सिंबल है, हम इसमें एक एरो लगा रहे हैं दोस्तों। यहां जो देखिए ये प्लस का सिंबल है और ये माइनस का सिंबल आप देख सकते हैं, है ना। इसका मतलब कि आगे वाला जो है दोस्तों, ये जो आगे वाला है ये प्लस है और ये माइनस, तो बीच वाला क्या हो गया, न्यूट्रल दोस्तों, ठीक ना। हो सकता है कई बार भी आप मोबाइल को लगातार यूज कर रहे हैं, तो लगातार यूज करते समय देखिए क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो कलर होता है दोस्तों वो धीरे धीरे समाप्त होता है, ठीक ना। ये नया में आप जब लीजिए तो उसका कलर आप देखिए बैटरी का। हो सकता है दुकानदार आपको पुरानी बैटरी दे दे, हो सकता है ना, ऐसा होता है, नॉर्मली तौर पर नहीं होता है। बट मान लीजिए आप सेकंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं और आप ये कहा कि लड़का हमको बैटरी नया चाहिए, कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, इस पे एक सिंबल लगा हुआ, चलिए तो थोड़ा सा पुराना है बट थोड़ा सा और नया कर दे, तो कैसे मालूम चलेगा नया पुराना, कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। पता चल सकता है, आप इसको देखिए, इस प्लेट को देखिए, यदि प्लेट में किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं है, ठीक ना। जनरली तौर पर जो प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। जनरली तौर पर जिस प्लेट का इस्तेमाल किया था वो तांबे का इस्तेमाल किया था दोस्तों, ठीक ना। ये धातु का होता है सामान्य तौर पर, इससे मॉडर्न जमाना है, बहुत तरह का चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो यूज करते समय क्या होता है, इसके ऊपर एक परत आ जाता है दोस्तों, क्लियर है। इसके ऊपर बार बार आप निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए कहा था जब आप नया मोबाइल खरीदो उसका बार बार बैटरी मत निकालें। देखिए अभी मेरा निकल गया है तो आपको बताने के चक्कर में मेरा भी नुकसान हुआ। खैर आप लोग तो नुकसान की भरपाई कीजिएगा नहीं, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर एयर के इफेक्ट से, ठीक ना, एयर के इफेक्ट से इसके ऊपर हम लोग क्या अपनी भाषा में बोलते हैं जंग लगना बोलते हैं, ठीक ना। गंदगी लग जाता है, ठीक ना, एयर के इफेक्ट से। जब जंग लग गया तो हम लोग क्या करते हैं ना, आप दिन भर बैटरी चार्ज करते रहिए और मालूम क्या चला, अब हम इसको डाल रहे हैं दोस्तों, तो दिन भर आप मोबाइल चार्ज करते रहिए और मालूम क्या चला कि आपका बैटरी भी आधा घंटा आप यूज किया, आपका बैटरी डाउन पड़ गया। अब आपका बैटरी डाउन पड़ गया, सेम कंडीशन इन्वर्टर वाली बैटरी में कि आपका बैटरी अभी आप 10 मिनट यूज किया, आपका बैटरी डाउन पड़ गया। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आपको समझ में, आप कोई मिस्त्री नहीं है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं। आप तो कोई अदर स्टूडेंट तो है नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अपना दिमाग तो वहां लगा ही सकते हैं। चलो भाई कुछ ना कुछ तो किया जाए, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, है ना। तो पढ़े तो उसका इस्तेमाल तो करें, पढ़े मतलब क्या सिर्फ किताब तक नहीं, उसका इस्तेमाल करें। तो जैसे आप मोबाइल में करते क्या हो कि मोबाइल जैसे आप यूज किए, मोबाइल का बैटरी निकाले और निकालने में तो क्या करते हैं, ब्लेड लेते हैं या कोई नुकीला चीज लेते हैं और उसे रगड़ देते हैं दोस्तों। क्यों रगड़ देते हैं, ताकि यदि एयर के इफेक्ट से कोई अपनी भाषा में बोलिए जंग लग गया या कुछ ऐसा उसके ऊपर लेयर चढ़ गया, रगड़ देने से वो खत्म हो जाता है, फिर आपका बैटरी पहले के जैसा वर्क करने लगता है। सेम कंडीशन इन्वर्टर। तो ये सब जो है दोस्तों ये इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है ना। यदि आपको हम पूछे कि बुआ बता मोबाइल के बैटरी का ऊपर का परत होता है, बिल्कुल मान लीजिए पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना, और उसका रंग धीरे धीरे ब्राउन पड़ा रहा है, उसका रंग धीरे धीरे रेड पड़ा रहा है, तो बताइए वो जो कलर जो आ रहा है, जो लेयर आ रहा है, वो इंटरनल रेसिस्टेंस है या एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक प्रतिरोध है या बाह्य प्रतिरोध है। तो
तो आप बोलिएगा सर जी बाहर लगा ना, बैटरी के बाहर लगा है, बैटरी के अंदर नहीं लगा है, बैटरी के अंदर नहीं लगा है। अच्छा कहोगे सर इसका मतलब क्या, बैटरी के अंदर भी ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ होता है। जैसे हम आपको कल ये वाला बैटरी समझाए थे, यदि आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो कल आप बड़े बेहतरीन तरीके से आप सीखे होंगे दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है, मानना है ना, अपने ऊपर है और आपके ऊपर भी है। मान लीजिए आप इससे बड़ा वाला जो टॉर्च वाली बैटरी होती है, तो जानवर कर तो मोटा मोटा वाला बैटरी होता है, देखियो ना घर में टॉर्च वाली बैटरी, पुराने जमाने में टॉर्च इतना बड़ा बड़ा टॉर्च है, 2-3 निप्पो का इतना मोटा मोटा बैटरी लगता था। अब दोस्तों उस बैटरी में आप देखते होंगे उसके ऊपर का जो लेयर होता था या तो स्टील रहे या कागज का रहता था दोस्तों, कागज का रहता था। तो हम बात कर रहे हैं कागज वाला, स्टील वाले पर क्या हल्का हल्का जंग लगता था, ठीक ना, कागज वाले बहुत लोग इस्तेमाल किए होंगे। आप एक चीज पर देखे होंगे दोस्तों कि कागज वाले में यदि आपका बैटरी खत्म हो गया है, यदि आपका बैटरी खत्म हो गया तब पीछे वाला उधारिए खींचिए, जब आपका बैटरी खत्म हो तब जो पीछे वाला लेयर होता है उसको आप उखाड़ दीजिए, तो देखिएगा क्या कि सफेद रंग का लेयर लग जाता है, बिल्कुल सफेद जैसा लगे, जैसा लगता फुफुंदी लग गया, ठीक ना। अब देखिए वो कौन सा रेसिस्टेंस हो गया, तो वो हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब वो कर क्या रहा है, जिससे आप मान लीजिए घर में, आपके घर में तार तो होगा है दोस्तों, तार जिससे आप ट्रांसफार्मर से लाइन खींचते हैं, यदि आप तार आपके घर में होगा तो कई बार आप क्या किए होंगे ना कि तार आपका टूट गया, गैस जोड़ रही, तार आपका गल गया, आप जोड़ने गए तो जैसे आप तार को छिलिएगा दोस्तों, तो छिलने के बाद उसमें हल्का हल्का उजला उजला जैसा गिरेगा, या तार में लगा रहता है दोस्तों, हल्का उजला उजला जैसा आप कभी देखे होंगे या देखिएगा भविष्य में। यदि आप उसके पूछिए क्या है तो कहोगे तो भाई यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की भाषा में आप बोलना चाहते हैं तो आपके भाई तो इंटरनल रेसिस्टेंस है, सॉरी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तार के ऊपर में हवा की वजह से, हवा पानी, ठीक ना, ये सब के वजह से ऐसा होता क्यों है, क्योंकि तार में पानी का एंट्री हो जाता है दोस्तों, ठीक ना, हवा का एंट्री हो, चूंकि ऊपर में कवर रहता है तो कवर तार में अंदर से कहीं पानी का लीकेज हुआ, धीरे धीरे वहीं पर जमा होने लगा, उसकी वजह से वह एक लेयर बना लिया, जिससे क्या हुआ आपके तार में जो करंट का जो गमन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो फास्ट भाग रहा था वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे स्लो करेगा, पूरा स्लो नहीं कर पाएगा लेकिन धीरे धीरे स्लो करेगा। मतलब यदि आप एक तरह से आप ये बोल सकते हैं तार खराब हो गया दोस्तों, अब आपको तार चेंज करना पड़ेगा, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो इसी में एक टॉपिक और है दोस्तों, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो दोस्तों टर्मिनल किसको कहते हैं ये भी हम आप लोग को बताए थे कि ये जो प्लस और माइनस जो प्लेट है इसका कई नाम दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल जानते हो क्यों बोलते हैं, प्लीज समझो, टर्मिनल क्यों बोलते हैं? टर्मिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि करंट यहां पर चेंज हुआ। अच्छा कई बार आप सोचो, खुद सोचिए कि लखीसराय तो टर्मिनल नहीं है, लेकिन हमको जहां तक जहां तक गेस करते हैं दोस्तों कि क्यूल टू द लखीसराय टू पटना, है ना, इसके बीच में हमको एक ही को टर्मिनल समझ में आता है या हम देखे हैं या जानकारी है, वो है राजेंद्र नगर टर्मिनल। टर्मिनल का अर्थ होता है दोस्तों जहां गाड़ी एक रूट को छोड़ करके दूसरी रूट में आ जाए, ठीक है, अर्थात कहो नहीं समझे सर, इससे मान लीजिए हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी आई, मान लीजिए कि कोई गाड़ी आई दिल्ली से, ठीक है, कोई गाड़ी आई दिल्ली से गाड़ी आई और गाड़ी रुक गई पटना में, ठीक ना, पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, वहीं पर उसका गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज है। अब देखिए गाड़ी 2 घंटे बाद फिर खुलेगी दिल्ली के लिए, दिल्ली से गाड़ी आई पटना रुक गई, दिल्ली पटना, ठीक है, पटना में गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज है, पटना में गाड़ी रुक गई, पटने तक गाड़ी चलेगी। अब फिर गाड़ी क्या होगी दोस्तों, अब पटना से फिर जाएगी कहां, दिल्ली, लेकिन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, लेकिन जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर मान लीजिए 10 से, मान लीजिए। तो अब खुद सोचे ना, सोचो ना दोस्तों, अब बताओ गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और जाना है उसको 10 से, 3 से 10 कैसे जाएगी गाड़ी, सोचो। 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी है, खुद सोचो ना, ये है मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, मान लीजिए 10 है,
अब गाड़ी यहां से यहां जाना है, कैसे जाएगी? ऐसे ही नहीं गाड़ी सीधा ऐसे घूमते, ऐसा कोई रास्ता तो नहीं बना हुआ है, ठीक ना? ये गाड़ी चुपचाप यहां से खड़ा होकर यहां पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर क्या होता होगा? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब, टर्मिनल का मतलब है दोस्तों कि वाकई में यहां से यहां तक का रास्ता ही होता है, सही बात है। लेकिन ये रास्ता सिर्फ रेलगाड़ी के लिए होता है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये टेम्पो रिक्शा के लिए नहीं है, ठीक ना? ये सिर्फ टर्मिनल है। मतलब गाड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और 3 से एक ऐसा टर्मिनल ज्वाइन किया गया, ठीक ना, जिससे गाड़ी पहुंच गई 3 से 10 पर। आप एक चीज पर गौर कीजिए, ट्रेन के बारे में बता रहे थे, एक अच्छा चीज समझिए। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकती तो रुकने से पहले 1-2 किलोमीटर पहले देखिएगा कि बीच में ऐसे से पटरी रहेगा, ऐसे से पटरी रहेगा, बहुत सारा पटरियां बहुत सारे ऐसे से रहेगी, आप देखे होंगे। तो ये सब जो क्या है, ये सब टर्मिनल का काम करता है। गाड़ी यहाँ बैक गया यहाँ से, फिर गाड़ी यहाँ से वो ऐसे ज्वाइंट हो चुका है, फिर गाड़ी यहाँ होते हुए यहाँ घुसा, फिर वो ऐसे मतलब ऐसे घुसते रहती है गाड़ी। तो ये सब जो रूट जहां है ये टर्मिनल होता है। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना? ये हर ऐसा क्यूल में भी है, लेकिन क्यूल में आप टर्मिनल नहीं बोल सकते हैं। क्यूल में क्या होता है, देखते होंगे पूरी की पूरी गाड़ी जो होती है जब रुक रही है, पैसेंजर गाड़ी में हम देखे होंगे कि पूरी पूरी गाड़ी रुक गई और रुकने के बाद क्या हो गया, कोई भी गाड़ी में आप देखे होंगे पूरी गाड़ी पीछे आती है, बहुत गाड़ी पीछे आए और फिर पीछे आने के बाद क्या करती है कि अपना रूट चेंज करते हुए आगे बढ़ जाती है दोस्तों, दूसरे प्लेटफॉर्म में चले जाती है। ये टर्मिनल है दोस्तों। तो यदि आप सबको पूछे कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, तो समझाने की क्रिया तो आज बहुत ज्यादा हो गया, आज आप कुछ ज्यादा ही समझ लिए दोस्तों, है ना? लेकिन अब इसका परिभाषा भी आप समझिए। यदि आपसे कोई पूछे सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, सीधा बोलिए, जो हम बोल रहे हैं ध्यान समझिए, है ना? कि एकांक आवेश को, यदि आपसे कोई पूछे कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, एक लाइन का परिभाषा बोलिए दोस्तों, क्या बोलिएगा? एकांक आवेश को, क्या बोलना है दोस्तों? एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से, ध्यान सीखते जाओ, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से, यहां से और दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में, ठीक ना? हम जो बोल रहे हैं उसको समझो, क्या बोलोगे? एकांक आवेश को, क्या बोलोगे? एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से, ठीक ना, परिपथ होते हुए दूसरे टर्मिनल तक, ठीक ना, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यहां तक क्लियर है? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है बउआ? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब यहां भी देखिए, यहां भी किया गया कार्य जो है वो टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल नाम इसलिए पढ़ दो, पहले समझो हमारी बात को, है विभवांतर, समझ रहे हो मेरी बात को? आवेश यहां समझना है, रटो मत, समझो ना पहले। आवेश कहां पर था? प्लस, क्लियर है? आवेश का हम जो बोल रहे हैं ना, भूल जाओ आप कहां पर है, बस ये ध्यान दो हम पढ़ रहे हैं। आवेश किस पर है बाबू? प्लस पर, ठीक है? और प्लस से आवेश किस पर गया? माइनस पर गया, तो आवेश चेंज हुआ ना। तो आवेश को एक स्थान से, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही ना कहते हैं विभव। विभव किसे कहते हैं? कि एक स्थान या अनंत पर कोई आवेश है, वहां से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र तक लाया गया आवेश को, तो जो कार्य करना पड़ा वो विभव है, अर्थात किया गया कार्य विभव है। यहां भी है, इस बिंदु पर आवेश है, इस टर्मिनल पर आवेश है, इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्यों बोले टर्मिनल? टर्मिनल क्यों बोले? क्योंकि यहां आवेश प्लस से कहा जाता है माइनस, रूट चेंज कर लेता है दोस्तों। अब फिर अंदर में क्या होता है? अंदर में क्या होता है? माइनस से प्लस, रूट चेंज कर रहा है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्लियर है? यहां में क्या गो टर्मिनल है? 2, एक प्लस एक माइनस, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। आवेश जो है वह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल जाता है और जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, जिसे भी से सूचित करते हैं दोस्तों।
तो मेरे हिसाब से आज आप लोग बहुत ज्यादा सीख गए। हम चाहते हैं परिभाषा लिख लीजिए आप सब लोग। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इस परिभाषा को उतारिए। परिभाषा लिख दिए हैं। चलिए दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला है, आप इसके फॉर्मूला को भी उतार लीजिए। ये इसका फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इसके फॉर्मूला को आप लोग उतार लीजिए। उतार लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब फिर से हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। सेल का टर्मिनल विभवांतर आप लोग को समझ में आ चुका है। अब एक छोटा सा फार्मूला प्रूव करेंगे दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना है इस फार्मूला को। क्वेश्चन है कि सेल के टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। ये एक फार्मूला ला कर देगा दोस्तों। इस फार्मूला को देने के लिए आपको हम एक फिगर बनाए हुए हैं, है ना। इस फिगर को पहले आप लोग उतारिएगा, फिर हम आपको इसका लैंग्वेज दिखाएंगे। अर्थात बहुत छोटा सिंपल फार्मूला, कोई ज्यादा बड़ा उसमें फार्मूला नहीं है, छोटा फार्मूला है, तुरंत प्रूव होगा, है ना। तो आप पहले ये क्वेश्चन को आप देखिए, क्या है क्वेश्चन। सेल के टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध दिखाना है। क्या क्वेश्चन है, सेल के टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र को सत्यापित करें। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो हम चाहेंगे पहले आप लोग इस फिगर को क्वेश्चन उतार लीजिए और साथ में इस फिगर को आप लोग बना लीजिए, ताकि हम इसका लैंग्वेज लिख दें, फिर आपको समझाएं। तो जल्दी से आप क्वेश्चन उतारिए और फिगर उतारिए। चलिए दोस्तों, तो हम फिगर आप लोग को बना दिए हैं। ये इस फिगर का लैंग्वेज है, आप लोग पहले इस लैंग्वेज को उतार लीजिए। उसके बाद आपको फिगर समझाते हैं, फिर इसका फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। बहुत ही छोटा फॉर्मूला है दोस्तों। लैंग्वेज उतारिए इसका। लिखा हुआ है, माना कि ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एक सेल को चित्रानुसार की के द्वारा बाह्य परिपथ में जोड़ा गया है, जिसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। परिपथ में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ के श्रेणी क्रम में एक आमीटर लगाया जाता है। ये इस फिगर में है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोग फिगर उतार लिए होंगे। चलो दोस्तों, अब आप लोग इस फिगर को आप समझिए। पहले इस फिगर को आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला हम आप लोग को बताएंगे। अच्छा, फॉर्मूला जानते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फॉर्मूला है, लैंग्वेज का ही फॉर्मूला है ना। कैसे, वो आप लोग पहले फिगर को सीख लीजिए, उसके बाद वो देखेंगे। फिगर में दोस्तों एक श्रेणी क्रम का परिपथ बनाया गया है ना। कैसा परिपथ है बाबू, श्रेणी क्रम का परिपथ है। और समझिएगा, इसमें एक सेल लिया गया, ठीक ना। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को अलग से दिखाया गया, इसीलिए इसको घेरा गया। पूछोगे ना सर, इसको घेरा क्यों गया है, ठीक ना। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को अलग से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस है बाबू और ये क्या है, माइनस। तो करंट किधर से किधर जाएगा बुआ, प्लस से जाएगा किसोर माइनस की ओर, है ना। करंट इधर से घूमते हुए इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ई जो है ये विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है कि भाई करंट इधर जाएगा। तुम ही सोचो दोस्त, करंट जब इधर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी तो इधर ही जाएगा ना। जिस दिशा में करंट गुजरता है उसी दिशा में तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना दोस्तों। कोई करंट का जो दिशा होगा, विद्युत धारा का जो दिशा होगा, वही दिशा होगा विद्युत क्षेत्र का। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा वही दिशा होगा विद्युत धारा का, है ना। तो करंट इधर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है ना, विभव मापने के लिए। एक की है,
कुंजी, ये बाह्य प्रतिरोध R लगा दिया गया, एमीटर A लगा दिया गया। एमीटर क्यों लगाया गया? ताकि धारा को माप सके कि भाई जब करंट इधर से इधर जा रहा है तो क्या जितना करंट यहां निकला, अब सोचिएगा जितना करंट यहां से निकल रहा है, क्या इस प्रतिरोध को गुजरने के बाद, देखो आमीटर, पहले सोचो, हर चीज यहां पर समझने के लिए हम आमीटर यहां भी तो लगा सकते थे ना, हम आमीटर यहां लगा देते, हम आमीटर यहां लगा सकते, लेकिन नहीं, हम आमीटर यहां लगाए। क्यों यहां लगाए? हम आमीटर यहीं पर क्यों लगाए? सोचिए, क्योंकि अच्छा तुम सोचो ना दोस्त, यदि यहां से करंट चला तो जो करंट यहां से चल रहा है तो ऑलरेडी यहां का भी मापांक वही देता। क्यों? कोई करंट में अभी तक कोई प्रतिरोध नहीं आया है जो करंट को रोकेगा। अब देखिए ये प्रतिरोध है, जब प्रतिरोध है, जब करंट आया यहां से आया घूमते घामते, प्रतिरोध से क्रॉस किया जब करंट, तब एमीटर लगाया गया। क्यों? ताकि देखा जाए कि धारा में परिवर्तन हुआ या नहीं, ठीक ना, देखा गया कि धारा में परिवर्तन हुआ या नहीं। तो 100% दोस्तों। अच्छा फिर देखिए, फिर यहां से करंट गया, फिर यहां से करंट ये आ रहा है, ये किसका आर है? सेल का आर है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी परिपथ में, आप सोचिए, यदि किसी परिपथ में सेल लगा हुआ है और उस परिपथ में एक प्रतिरोध है, तो सेल के द्वारा जो प्रवाहित धारा है उसको कितनी बार रोका जाएगा? 2 बार। एक रोकेगा बाह्य प्रतिरोध और एक रोकेगा आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात कार्य भी कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। एक बार बाह्य परिपथ के लिए और एक बार सेल को, तो दोनों बार कार्य करना है ना। बाहर भी करंट देना है, सोचो, बाहर भी इसको करंट देना है, अंदर भी लड़के माइनस से प्लस तक पहुंचाना है। यदि माइनस से प्लस तक नहीं पहुंचेगा तो क्या ये प्लस से फिर करंट निकल पाएगा? नहीं ना, ये माइनस देगा प्लस को, तब ना प्लस आगे बढ़ाएगा। यही दोस्तों है, ठीक ना। अब इसका लैंग्वेज है, तो हम क्या करते हैं, इसके फार्मूला को, तो फिगर तो आप समझ चुके हैं, हम इसके लैंग्वेज को, जो फार्मूला वाला लैंग्वेज है उसको हम लिखते चलते थे ना, और आप लोग के साथ में लिखते चलिएगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज का ही फार्मूला है। जहां दिक्कत हो वहां आप कमेंट में जरूर पूछेगा, अन्यथा हम समझाते तो चलेंगे ही दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसको समझिए। हम अब आपको लैंग्वेज लिख दिया, अब आप पहले सीख लीजिए, फिर आप लोग उतारिएगा, ठीक है ना। क्या लिखे हैं लैंग्वेज में? फार्मूला प्रूव है, पहले समझते आप चलिएगा। लिखे हैं परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित आवेश, आवेश का सूत्र क्या होता हुआ? Q बराबर I गुना T, ये तो आपको पता है। नीचे क्या लिखे हैं? आवेश को परावर्तित लिखना है, आवेश को ले जाने में, ठीक ना, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य। तो बाबा कार्य क्या गो है, तुम्हें बताओ दोस्त, कार्य क्या गो है? 2 गो है ना। कार्य 2 गो होगा, क्यों? एक होगा आंतरिक कार्य और एक होगा बाह्य कार्य, दोनों कार्य करना है। तो वही लिखे क्या कार्य? W बराबर बाह्य कार्य प्लस, क्योंकि दोनों साथ ही करना है ना दोस्तों, ये सेल तो दोनों काम कर रहा है एक साथ, तो बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक अपने मन से काम करिए दोस्तों, अपने मन से काम किए, दोनों तरफ Q से भागा दे दिए, ठीक है। दोनों तरफ किससे भागा दे दोस्तों? Q से। इसको भी Q से भागा दे दिए, इधर भी Q से भागा दे दिए, इधर भी Q से भागा दिए और इधर भी Q से भागा दिए। अब समझिए, यहां तक समझिए। अब हम लोग 2 परिभाषा पढ़े, एक कल पढ़े थे, एक आज पढ़े। कल पढ़े थे विद्युत वाहक बल का, पढ़े थे ना दोस्तों, कल विद्युत वाहक बल का परिभाषा पढ़े थे। विद्युत वाहक बल के परिभाषा में एक सूत्र आया था ना दोस्तों, क्या सूत्र था? E बराबर W बटे Q। कल हम आप लोग को बताए हैं, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, तो लिख दिए हैं W बटे Q बराबर कितना? E, ठीक ना। तो ये देखो बुआ, यहाँ जो W बटे Q है, सीखते जाओ, यहाँ जो W बटे Q है इसके बदले क्या लिख देंगे? E। आया है ना, तुम यहाँ देख रहे लिखे हैं, विद्युत वाहक बल की परिभाषा से W बटे Q बराबर E। अच्छा एक परिभाषा आज पढ़े हैं, जानते हो किसका? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर किससे शुरू करते हैं बुआ? V से। अब V बराबर क्या होता है? W बटे Q। तो W किस में होता है? बाह्य। W किसका होता है बुआ? बाह्य। तो W बाह्य बटे Q और V। तो कहोगे सर जी इसका मान पता चल गया इतना है, और इसका भी मान पता चल गया इतना है, दोनों मान क्या करेंगे? रख देंगे, ठीक है ना बुआ।
चलिए अब वही काम करते हैं हम लोग। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, है ना। सिर्फ लैंग्वेज है, चाहे तो शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज लिखिएगा तो समझ में आएगा दोस्तों, इसलिए उतार लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अब आप उतारिए उसको, और आप फिर से यहां समझिए, जो मान आया है ना, उस मान को कहां रख देंगे बाबू, समीकरण 1 में रखेंगे। सीखते चलना है। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, W बटे Q बराबर W बाह्य बटे Q, जो W आंतरिक बटे Q। इस समीकरण 1 क्या बना, है ना। W बराबर W बाह्य जो W आंतरिक, सबको Q से भागा दे दिए थे, ठीक है बाबा। अच्छा आप समझिए, W बटे Q के बदले क्या ला है, विद्युत वाहक बल के सूत्र से E। W बटे Q बराबर क्या होता है बुआ, E। हम चाहते तो डायरेक्ट इसके बाद यही लिख देते, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन नहीं, हम आपको पहले इसका लैंग्वेज दे दिए कि छोटा बन सकता है, लेकिन समझ में आए तो वो उचित है। अब आपको समझ में आ गया, W बटे Q बराबर क्या है हुआ, E मतलब विद्युत वाहक बल। W बाय बटे Q, इसका मतलब क्या होता है हुआ, टर्मिनल विभवांतर। W बटे Q विद्युत वाहक बल, और W बाय बटे Q मतलब टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का सूत्र होता है W बाय बटे Q। तो इसके बदले क्या लिख दिया हुआ, V, है ना। विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर तो कैपिटल भी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। टर्मिनल विभवांतर को भी स्वीट करके भी आपको तुरंत सिखाया। अच्छा, W आंतरिक बटे Q, ठीक, अच्छा W बटे Q, तो ये भी हुआ बाह्य बटे Q, ये भी है, तो ये भी तो भी ही होगा दोस्तों, है ना। ये भी क्या होगा, भी ही होगा। W बस देखो, आंतर क्या, ये बाह्य है और ये क्या है, आंतरिक है। तब मान लीजिए इसको भी मान लिया और इसको क्या मान लेते हैं, V1। ये भी W बटे Q है, तो इसका भी विभवांतर है, इसका भी विभवांतर है ना। इसको भी क्या मान लिए, V1, क्या मान लिया हुआ, V1। अब देखो चेंजिंग करते हैं, ओम का नियम सीखे हो कि नहीं बाबू, ओम का नियम, ओम का ब्रैकेट में लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बउआ, ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर, कहता है ना बाबू, V इक्वल टू आई आर। लेकिन ये बउआ कौन, देखो कौन कार्य ले रहे हैं, आंतरिक ना, कौन कार्य ले रहे हैं, आंतरिक। तो आंतरिक में कौन प्रतिरोध होता है, बाह्य की स्मॉल, मतलब आंतरिक में कौन सा प्रतिरोध होता है, कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है, स्मॉल होता है दोस्तों। नहीं, आंतरिक प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होगा वो कौन आर होगा बुआ, स्मॉल आर होगा। तो यहाँ V1, V1 के बदले क्या रख देंगे बाबू, आई आर, किसके नियम से, ओम। V1 के बदले क्या रख दिया, आई आर। समझ में आया दोस्त कैसे रखे आई आर, ये आई आर कहां से रखे, समझ में आया। एक बार फिर से समझाते हैं, सीखिएगा। देखो W बटे Q होता है टर्मिनल विभवांतर, V हो गया, ठीक। ये भी W बटे Q है, ये भी W बटे Q बराबर V होता है। बस आते हैं आंतरिक है तो कुछ अलग हटके मान लिए, मान लेते हैं अपने मन से V1, ठीक। अब चलते हैं ओम के नियम पर। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर, हमको इसके मान को चेंज कर देना है दोस्तों, ठीक ना। तो V इक्वल टू आई आर, चूंकि हम आंतरिक प्रतिरोध ले रहे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध में कौन सा आर लेते हैं बउआ, स्मॉल आर। इसलिए इस V1 के बदले क्या रख दिया, आई स्मॉल आर, ताकि स्मॉल आर क्यों, ताकि पता चले ये आंतरिक वाला है, ठीक ना। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां से आप V का मान, एक फार्मूला ये हो गया दोस्तों, एक फार्मूला ये हो गया, यहां से आप V का मान निकाल लीजिए। तो V बराबर E माइनस आई आर, ये हो गया फार्मूला नंबर 2। इसी स्मॉल आर को हम लोग क्या कहते हैं बउआ, आंतरिक
लाइन कट गया। तो इसी स्मॉल आर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यदि आपको अलग से आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो आप यहीं से आर का मान निकाल लीजिए। ये प्लस ई है, बराबर किधर ले आइए, तो आर बराबर, देख लें आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आर बराबर, पहले आप एक काम, प्लस ई बराबर किधर आ गया, माइनस ई, भी माइनस ई बराबर माइनस आई आर। ठीक है, अब देखिए ये है गुना में, ये हमको स्मॉल आर चाहिए, आई गुना में, बराबर इधर कर दीजिए भागा में, v माइनस ई बटे आई बराबर माइनस आर। इस माइनस आर को आप इधर कर दीजिए तो हो गया ई, उल्टा कर दीजिए इसको, माइनस किया तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था माइनस, ई माइनस भी बटे आई बराबर आर। यही दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। आप यहीं से न्यूमेरिकल बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ यदि आप चाहिएगा तो पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर आप चाहिए कुछ, उतारने के बाद हम लोग सब मिल के चाहेंगे। अभी कुछ नहीं चाहना है दोस्तों, मौसम खराब है, कितना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोग इसको उतार लिए हैं। यही आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है दोस्तों। यहां से ये भी फार्मूला है, यहां से ये भी एक, यहां भी ये भी एक फार्मूला आ गया। अच्छा, ये जो आई आर है इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लॉस्ट वोल्ट, है ना, खोया हुआ विभव, इसको हम लोग बोलते हैं खोया हुआ विभव। तो टोटल यही फार्मूला है। आप लोग चाहे यहां के बाद आप यहां से उतार लीजिए। यहां सब चीजें देखिए, कैपिटल भी है ना, आप यहाँ एक काम सीख लीजिए पहले, यदि कैपिटल भी है ना, आप ये कैपिटल भी के बदले आई आर, यहाँ आप कैपिटल आई आर लिख सकते हैं। ठीक ना, कैपिटल भी था, आप यहाँ पर आई आर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप V1 रहने दे सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इससे आप कैपिटल आर का मान निकाल सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उतार लिए सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, तो हो गया आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ दोस्तों, आज शाम को भी हम आप लोग को, शाम को लगभग 6-7 बजे तक में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सेट भेजेंगे दोस्तों। ठीक ना, हम सभी लोग को ऑब्जेक्टिव का सेट भेजेंगे, या कल मॉर्निंग यदि आज नहीं हो पाया तो कल मॉर्निंग हम 7 बजे तक आप सभी लोग को 30 से 40 ऑब्जेक्टिव का एक सेट देंगे। ठीक ना, जिसको आप लोग बनाइएगा, उसमें ऑप्शन भी रहेगा और इसी चैप्टर से रहेगा, इसको आप लोग बनाइएगा और चेक कराइएगा, है ना, किसका कितना आंसर सही हुआ, सब कमेंट में भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।